मुख्यमंत्री जी के साथ सम्मानीय मंत्रीगण अब प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। यह सर्वविदित है कि देश का विभाजन किसी विभीषिका से कम नहीं है। भारत के लाखों लोगों ने बलिदान देकर आज़ादी प्राप्त की थी। ऐसे समय पर देश के दो टुकड़ों में बंट जाने का दर्द लाखों परिवारों में एक गहरे जख्म की तरह घर कर गया था और इन तस्वीरों के माध्यम से उनके दर्द को प्रस्तुत किया गया है। एक अनूठे उद्देश्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान और सन 2021 से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। 14 अगस्त 1947 यह वो तारीख जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। एक तरफ देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिल रही थी और एक तरफ दर्द था। तालियों के साथ स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस समारोह में। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। भारत के विभाजन के दौरान जिन परिवारों के सदस्यों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, जिन परिवारजनों के परिवारों के टूट जाने से वे बिखर गए, उनको नमन करने के लिए उनकी स्मृति में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हम मना रहे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही में हमारे मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारे राज्य मंत्री जी श्री धर्मेंद्र लोधी जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और हमारी महापौर मालती राय जी का भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सम्मानीय मंच का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। और जैसा कि हम सभी को विदित है, देश का विभाजन किसी विभीषिका से कम नहीं है। सभागार में उपस्थित मंचासीन सम्मानीय अतिथिगणों से, साथ ही में यहाँ उपस्थित शिक्षकगणों से, विद्यार्थीगणों से आग्रह है कृपया सभी अपने स्थानों पर खड़े होंगे। विभाजन विभीषिका के दौरान प्राणोत्सर्ग करने वाले शहीदों को मौन श्रद्धांजलि दी जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय मंत्रीगणों से निवेदन करूंगी कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। यहाँ उपस्थित सभी जनों से निवेदन है कृपया आप सभी अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ओम शांति ओम। आप सभी से आग्रह कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। और अब आज के कार्यक्रम पर आधारित एक लघु फिल्म की प्रस्तुति होगी जिसमें विभाजिका विनाश के दर्दनाक दृश्यों को प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, उनका विचार इंगित करते हुए एक लघु फिल्म जिसमें उनके विचार को प्रस्तुत किया गया है कि हम क्यों मनाते हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। लघु फिल्म की प्रस्तुति। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 75 साल बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने देश के बंटवारे के दर्द को याद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और अभूतपूर्व पहल करते हुए भारत के स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंटवारे के दर्द को याद करते हुए अपने एक ट्वीट में कहा है, देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। #पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे का ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव
और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। एक अनुमान के मुताबिक 75 साल पहले हुए भारत के बंटवारे में करीब 20 लाख लोगों की मौत हुई थी और करीब इतने ही लोगों को अपना घर छोड़कर विस्थापित होने पर मजबूर होना पड़ा था। मेरे प्यारे देशवासियों, हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। भारत ने एक भावुक निर्णय लिया। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। आजादी के 75वें दिवस, स्वतंत्रता के दिवस पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का तय होना ऐसे लोगों को हर भारतवासी की तरफ से आदरपूर्वक श्रद्धांजलि है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री तन्मय वाडिया को, जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर के छात्र हैं, उत्कृष्ट शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान से। आप विभाजन की विभीषिका पर संक्षिप्त उद्बोधन देंगे। कभी ना सोचा था कि अपने ही घर में अजनबी बन जाएंगे। जिन गलियों में खेला करते थे वही गलियां अनजानी हो जाएंगी। इन पंक्तियों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण और इस सभागार में मौजूद सभी लोगों को अपना सादर प्रणाम करता हूँ। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहाँ सब बदल जाए, घर कैदखाने बन जाएं और लोग ऐसे सफ़र तय करें जिनकी मंजिलों का किसी को ना पता हो। ये थी सच्चाई भारत के देशवासियों की विभाजन के दौरान। भारत का विभाजन हम सभी को विभाजन की विनाशकारी शक्ति और खतरों की एक कड़ी याद दिलाता है। यह एक ऐतिहासिक घटना है जिसके दूरगामी परिणाम आज भी हमारे देश की राजनीति, समाज और संस्कृति को आकार दे रहे हैं। ये हमारा एक गंभीर कर्तव्य है कि हम उन लोगों को याद करें जिन्होंने कष्ट झेला, उनकी दृढ़ता का सम्मान करें और यह प्रयास करें कि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा ना घटे। इस घटना को बेहतर समझने के लिए हमें इसके कारणों को जानना होगा। ब्रिटिश राज समस्त भारत को एक प्रशासनिक राज के अंदर तो अवश्य लाया, परंतु उसने भारत को सामाजिक विभाजनों में बांट दिया। फूट डालो और राज करो की नीति से विभिन्न समुदायों के बीच भिन्नताओं को बढ़ाया। विभिन्न समूहों के लिए अलग अलग मतदान क्षेत्रों की शुरुआत ने इन विभाजनों को और गहरा किया। विभिन्न राजनीतिक धाराओं ने जनसंख्या को और विभाजित कर दिया। जहां कुछ लोग एक संयुक्त राष्ट्र की मांग कर रहे थे, वहीं अन्य लोग सांस्कृतिक, भाषीय या क्षेत्रीय पहचान के आधार पर स्वतंत्र राज्यों का समर्थन कर रहे थे। अगला कारण था भय और असुरक्षा। पूरे समाज में भय और असुरक्षा का माहौल था। अफवाहों, प्रचार और हिंसा की घटनाओं ने समुदायों के बीच की शत्रुता और बढ़ा दी। इस भय के माहौल के कारण समझौता का विभाजन किसी एक कारण का सरल परिणाम नहीं था, बल्कि ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक शक्तियों का एकजुट परिणाम था।
विभाजन के सबसे खतरनाक पहलुओं में से एक था सामूहिक पलायन। लाखों लोगों ने अपने घरों, व्यवसायों और पुश्तैनी ज़मीनों को छोड़कर नई सीमाओं के पार कदम रखा। इन लोगों ने केवल आवश्यक सामान लेकर एक ऐसा खतरनाक सफ़र तय किया जो कि हिंसा, बीमारी और भुखमरी से भरा था। विभाजन के दौरान काफ़ी हिंसा और रक्तपात हुआ। घर, पूजा स्थल, व्यवसाय नष्ट हो गए, जिससे अनगिनत लोगों को हानि पहुंची। जीवन की हानि बहुत भारी थी, जिसमें कई निर्दोष नागरिकों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि विभाजन के दौरान 10 से 20 लाख लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। दोनों राष्ट्रों में विभाजन के पश्चात गंभीर आर्थिक संकट आया। लगभग सबके व्यवसायों को ठेस पहुंची थी और नए राष्ट्रों के लिए रेफ्यूजीज की बाढ़ को संभालना एक कठिन चुनौती बन चुकी थी। जिसने भी विभाजन का अनुभव किया है, उस पर इसका भारी प्रभाव पड़ा है। परिवार बिखर गए, सामूहिक बंधन टूट गए। इस अवधि के दौरान भय और असुरक्षा ने पूरी पीढ़ी का मन पर एक ऐसी स्थायी छाप छोड़ी है कि उसे कोई भुला नहीं सकता। ये एक ऐसी चोट थी जिसने एक राष्ट्र की आत्मा घायल कर दी और ऐसे घाव दिए जिन्हें पीढ़ियां अभी तक ढो रही हैं। जब हम इतिहास के इस काले अध्याय पर विचार करते हैं तो उन लोगों को अवश्य याद करें जिनका जीवन अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया। उनकी कहानियां मानव दृढ़ता की गवाही हैं। उनके बलिदान कभी ना भूले जाएं और हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहां शांति, करुणा और एकता का वास हो। इसीलिए किसी ने कहा है, आज़ादी का सूरज ज़रूर उग रहा है, लेकिन उसके साथ विभाजन की भी छाया है। इसी पंक्ति के साथ मैं तन्मय वाडिया अपने विचारों को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद तन्मय आपके विचारों के लिए। और अब हम आमंत्रित करेंगे कुमारी अर्पणा चौबे को, जो कि BA तृतीय वर्ष की छात्रा हैं, सरोजनी नायडू स्वशासीय महाविद्यालय भोपाल से हैं। आप भी विभाजन की विभीषिका के पश्चात का दृश्य हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। दिलों में देश का जज्बा अजब तूफान रखते हैं। वतन पर शैदा होने का हम सभी अरमान रखते हैं। हम अशफाक बिस्मिल और उधम सिंह की संतानें हो, मजहब कोई भी दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। नमस्कार, मैं अपर्णा चौबे, नूतन कॉलेज, जो कि प्रदेश के श्रेष्ठ कॉलेजों में गिना जाता है, कि छात्रा, माननीय मुख्यमंत्री जी को, यहाँ उपस्थित विद्वत जनों को, आप सभी को प्रणाम करती हूँ और विभाजन की विभीषिका के पश्चात के भारत पे अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु न आने न कोन्ते जगद्दि परिवर्तते। अर्थात मेरी अध्यक्षता में ये संपूर्ण सृष्टि परिवर्तन को रचती है। परिवर्तन आवश्यक था। विभाजन की पीड़ा को भुलाया नहीं जा सकता, यह जरूर है, लेकिन उसके बाद हुए विकास को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। किसी विभीषिका के बाद विकास, यह बात सुनने में तो बहुत अटपटी लगती, किंतु यह सत्य है। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि, जब पूरी दुनिया सो रही थी और भारत अपने भाग्य से साक्षात्कार कर रहा था, तभी 15 अगस्त 1947 का सूर्य भारत की तरफ मुस्कुराकर देख रहा था और अपने नन्हे नौनिहालों को बोल रहा था स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इसके पश्चात जो विकास की सबसे पहली किरण, वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान था, हमारा भारतीय संविधान। वैसे तो भारत ने इतनी उपलब्धियां हासिल की है कि उन्हें यह 78वां कल हमारा एक तरह से आजादी का जन्मोत्सव मनेगा। इस जन्मोत्सव पे हम सब संकल्प करें, भारत में भारत की इन सारी व्यवस्थाओं को लगातार आगे बढ़ाएं, अपने पुरुषार्थ से, योग्यता से, क्षमता से, बुद्धिमत्ता से, और परमात्मा से कामना करें दोबारा ऐसा कभी दंश भारत को झेलना नहीं पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपने ज्ञान से हम सभी को प्रेरित किया। और अब मैं आग्रह करना चाहूँगी आयुक्त उच्च शिक्षा श्री निशांत बड़बड़े जी से कि वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को, उनके विजन को मध्य प्रदेश की धरती पर उकड़ते हुए, यथार्थ करते हुए, ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने अति व्यस्त समय से समय चुरा के आज इस कार्यक्रम में शिरकत की और अपने उद्गार से हम सभी को लाभान्वित किया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा मंत्रीद्वय
माननीय श्री विश्वास सारंग जी एवं माननीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी का, जिन्होंने समय चुरा के इस कार्यक्रम मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। बता दें, मुख्यमंत्री मोहन यादव मंडीदीप में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। इस दौरान भविष्य की संभावनाओं तथा निवेश के अवसर को लेकर सीएम यहां चर्चा करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। लगातार मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर काफी एक्टिव है, लगातार निवेशकों से बातचीत कर रहे हैं सीएम मोहन यादव। और इसी कड़ी में सीएम आज मंडीदीप पहुंचे हुए हैं, जहां निवेशकों से चर्चा करेंगे। भविष्य की संभावनाओं तथा निवेश के अवसर को लेकर सीएम बातचीत करेंगे। बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंडीदीप पहुंचे हुए हैं। इस दौरान वो निवेशकों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। भविष्य की संभावनाओं तथा मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर को लेकर इस दौरान चर्चा की जाएगी। इससे पहले भी सीएम मोहन यादव बेंगलुरु गए थे, जहां उन्होंने उद्योगपतियों से बातचीत की और मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर न्यौते दिए थे। इसी तरह सीएम मोहन यादव लगातार एक्शन मोड में हैं और मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर लगातार उद्योगपतियों से बातचीत कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर काफी प्रोत्साहित कर रहे हैं उद्योगपतियों को। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मोहन हम अपने इस योगदान को कभी नहीं भूल सकते। मंच पर विराजमान अभी अभी, जिनने अपना विषय रखा, माननीय विधायक श्रीमान सुरेंद्र कटवा जी, माननीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी,
हमारे जिले के अध्यक्ष जी रायसेन के और जिला पंचायत की नगर पालिका अध्यक्ष बहन जी के लिए ताली बजाएं जोरदार तरीके से। राकेश शर्मा जी के पास बैठी हैं हमारे प्रमुख सचिव संजय दुबे जी, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी प्रमुख सचिव डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी, अध्यक्ष इंडस्ट्रियल एसोसिएशन डॉक्टर पवन कुमार शर्मा जी, आयुक्त भोपाल संभाग। इस अवसर पर मौजूद आप सब मंडीदीप प्रोग्राम की तरह कार्यक्रम हो गया। मैं इसका एक रंग देखने आया, अलग अलग प्रकार से बहुत सारे सुझावों का, और खुद आपने अपने स्तर पे भी इस इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए आपने भी अच्छी कल्पना रखी। सबसे पहले तो मैं नेटलिंक के आईटी एवं बिजनेस एनालिटिक्स संबंधी एआई आधारित सॉल्यूशन जो आपकी कंपनी उपलब्ध करा रही, आपको बधाई देना चाहता हूं। जोरदार ताली बजा करके नेटलिंक के 25 साल के योगदान में जिस प्रकार से आपने काम किया है, अपनी पहचान बनाई। मुझे और आनंद तो तब आया जब आपके कुल 2 बड़े ऑफिस हैं। एक ऑफिस आपका यूएस में है और दूसरा ऑफिस हमारे मध्य प्रदेश में है, हमारे भोपाल में। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। 25 साल के सफर में लगभग 10,000 लोगों को काम से जोड़ना, 3,000 लोगों को आज भी काम देके रखना, और अभी आपने लुमिनर 2 का जो उद्घाटन कराया, इसकी लॉन्चिंग कराई। मैं आपके नए इस अभियान की भी बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जो आपका मनोभाव है, आमतौर पे एआई से डरने का भी समय है, लेकिन ये डर क्षणिक है। ये बात सही है कि जब नई तकनीक आती है तो तकनीक कई सारे पुराने बने बनाए सिस्टम में जिनको रोजगार मिलता है या जो व्यवस्था के आदी हो जाते हैं, एक अंतर्द्वंद चलता है। उस अंतर्द्वंद में मुझे ध्यान में आता है कि वर्षों पहले एक क्या कोई पिक्चर आई थी यहाँ आपके इसी रायसेन जिले के अंदर, बुधनी के अंदर, वो तांगा रेस हुई थी दिलीप कुमार की। कौन सी पिक्चर थी वो? नया दौर। मोटर से तांगे की दौड़ का वो फिल्म शॉट यही हुआ था, यही शूटिंग हुई थी उसकी। और वो उस दौर में बता रहे थे कि तांगे का रोजगार का क्या होगा, बस आ गई तो सब बेरोजगार हो जाएंगे। ये उस पिक्चर के पीछे का मनोभाव है। मैं पूरी उस पिक्चर में तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, जिन्होंने अपने विजन से, अपनी व्यवस्थाओं से हमारे भारतीय लोगों के काम करने के कई मिथक तोड़े। जो हमारे बारे में चलता था, कई सारे मामलों को लेकर के हमारे को एक अलग रूप में जाना जाता था। हम भारतीय हैं, कहीं समय का पालन हो ही नहीं सकता है, हम व्यवस्थाओं के इस जैसी आदत पड़ी है, उसको बदल नहीं सकते। हमारा जो हो रहा है चलने दो राम भरोसे। स्वच्छता जैसे मिशन को लेकर भी माननीय प्रधानमंत्री ने जब लाल किले से पहली बार बात कही तो बहुत अटपटी लगी लोगों को, लेकिन जो उनने सिस्टम बनाया, हम सब उस बात को जानते हैं। चाहे स्वच्छता का मामला हो, इसकी सबसे बड़ी उनकी शासन की, सुशासन की व्यवस्था है। हमने देखा है जब नोटबंदी की थी, पूरे देश तो क्या दुनिया के बाजार हिल गए। नोटबंदी वो भी भारत जैसे विशाल देश में। मैं स्वयं अपना उदाहरण बताता हूं कि मैं टीवी के डिबेट के कार्यक्रम में बैठा हुआ था। मैं भोपाल से 3-4 जिलों से मिलकर जाने के लिए अपना दौरा कार्यक्रम बना के आया था, और जैसे ही उन्होंने कहा कि अभी आज रात मेरे समापन के बाद 12 बजे बाद ये 500 के नोट बंद होंगे और इस सिस्टम को तुरंत लागू करेंगे, सच में मैं भी हिल गया। मैंने उस डिबेट का जो अपना हेडफोन वगैरह लगाया, निकाला। हमने कहा भैया मैं बाद में करूंगा, मेरे को गाड़ी का पेट्रोल भरवा लूंगा, नहीं तो उज्जैन कैसे जाऊंगा। क्योंकि ये मोदी जी का जमाना है। कोई और नेता होता तो अपन कहते आज कहा है 8 दिन बाद पालन होगा, 4 दिन बाद होगा, लेकिन ये इनका हिसाब किताब हम सब जानते हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। चाहे कोविड का कठिन समय हो, हम सब जानते हैं
मोदी जी ने उस दौर में जो बात कही थी, इतने बिगड़े हुए हेल्थ सिस्टम में, मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूं, हेल्थ का इतना बड़ा हमारा देश, विविधता वाला, विविध भाषाओं वाला, नदी, पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान, समुद्री इलाका, कहां लोग सियाचिन से हड्डी जमा देने वाली बर्फ वाला इलाका, लेकिन पूरा देश एक नेता के एक आह्वान पर कोविड जैसी कठिन बीमारी के दौर में भी न केवल बाहर आया, बल्कि वो जो टीके लगा करके उसका दर्ज करने का जो ऐप लाए थे, इसलिए आईटी कंपनी के माध्यम से पूरे देश में, दुनिया के अंदर बताया है कि हमारे देश में बदलते दौर में भारत कहां से कहां पहुंच गया है। आपका 6 महीने में टीका लगा हुआ है, आपको 1 साल में लगाना है। एक एक व्यक्ति 142 करोड़ लोगों में से इतना बारीक हिसाब रखना, ये आईटी के बिना संभव नहीं हो सकता। जोरदार ताली बजाए ये नई व्यवस्था के लिए। डिजिटल पेमेंट, क्या दुनिया देखती रह गई हमारी तरफ के ये डिजिटल पेमेंट हो सकता है क्या? लेकिन ये दौर ऐसा ही है और इस सब के कारण से आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी और इसी प्रकार से सुव्यवस्था के बलबूते पर तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं मान के चलता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर जिस एरिया में मैं बैठा हूं, वैसे तो ये बना हुआ एरिया 1974 का है, HEG जब आई थी, लेकिन 1982 में मंडीदीप का इंडस्ट्रियल एरिया बना था और प्रथम फेज का काम हुआ था। लेकिन अभी मुझे बताया गया कि हाँ, हम मिलकर के इसको स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया बनाना चाहते हैं। तो मैं आपके इस पूरे अभियान की अभी से शुभकामना करता हूं। तो सरकार पूरी आपके साथ रहेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में 25 एकड़ के फैक्ट्री एवं प्लग एंड प्ले सुविधा का विकास शीघ्र किया जाएगा। इसमें 300 करोड़ का खर्चा सरकार के माध्यम से होगा। 300 करोड़ में थाली वाली तो बजना चाहिए, बताइए क्या हो रहा है। वर्तमान में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में 85 करोड़ के अलग अलग अधोसंरचनाओं के काम जारी हैं। आपने कहा नर्मदा का पानी चाहिए, अरे नर्मदा जी का पानी क्यों नहीं आना चाहिए, जरूर आएगा, चिंता मत करो। आपके इस मंडीदीप के लिए पानी की समस्या बहुत दिन से है। नर्मदा के पाइपलाइन से पानी ला करके देने की जवाबदारी सरकार की, हम इस पे काम कर रहे हैं। 1100 हेक्टेयर से अधिक के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में सभी प्रकार के औद्योगिक संरचनाओं का चरणबद्ध तरीके से विकास किया जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके माध्यम से, खास करके अभी हमने बैठे थे, जब यहाँ आने में थोड़ा विलम्ब हुआ है, मैं आपके काम को भी समझ रहा था। हमने पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज 55 जिलों में खोले और कई प्रकार के रोजगार के मामले में आपकी इस कंपनी को जोड़ते हुए नेटलिंक के माध्यम से स्वरोजगार पाने की दिशा में, और केवल स्वरोजगार पाने के लिए, स्वरोजगार खड़ा करवाने के लिए सभी प्रकार की संभावना का ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज तो केवल संक्षेप में मेरी अपनी ओर से कल 15 अगस्त की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्वतंत्रता का यह दिवस हमारे जीवन में कई सारे लोगों के बलिदान के बाद आया है। लगभग 1000 साल की गुलामी के बाद आजादी का ये पर्व 1947 में हमको देखने को मिला और लंबा समय निकला, लेकिन अभी ये जो 10 साल निकले हैं, परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे, यही नेतृत्व रहे। और जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है। और हम आज 14 अगस्त है, आज के इस दर्दशाली दिल को भी नहीं भूल सकते। आज ही 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, दुर्भाग्य से 14 अगस्त को देश ने अपना बंटवारे का दर्द झेला और बंटवारे के दर्द में विभाजन की जो विभीषिका होती है, जो कष्ट होता है, जो लोगों ने भोगा है अपनी सनातन संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश से प्रेम करने के लिए, जो भारत में रात को सोए थे 13 अगस्त, उनको 14 अगस्त के बाद भारत नहीं मिलने वाला था। कोई और देश के वासी हो रहे थे, वो विदेशी हो रहे थे, तो लोग जो अपने देश से प्रेम करना चाह रहे थे, उन्होंने अपना मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, जो भी उनके पास था, सब छोड़ करके केवल अपने देश से देश प्रेम और सनातन संस्कृति के लिए वो हमारे देश में आए।
मैं उस बात को इसलिए जवाबदारी के साथ कह रहा हूं कि कभी कभी ऐसे कष्ट के समय में जब दुनिया का वो सबसे बड़ा एक तरह से भीषण नरसंहार हुआ, उस नरसंहार के समय हुई घटनाओं को अगर हम भुला देंगे तो मैं समझता हूं कि वो हमारे इस देश के वर्तमान के दौर के साथ भी अन्याय करेंगे। जो देश अतीत की गलतियों को भूल करके आगे बढ़ते हैं, उस देश को आने वाले समय में उसकी कीमत चुकाना पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूं हम अपनी उस विभाजन की विभीषिका को भी याद रखेंगे, उस समय की गई गलतियों को भी याद रखेंगे और उससे सबक लेते हुए ताउम्र अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मंडी द्वीप में पहुंचे हुए हैं। यहां उन्होंने नेटलिंग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। भविष्य की संभावना तथा निवेश को लेकर इस दौरान सीएम ने चर्चा की है। निवेश विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार उद्योगपतियों से चर्चा की है, बातचीत की है। इसी दौरान निवेश विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम मंडी द्वीप पहुंचे और भविष्य की संभावनाओं तथा निवेश के अवसरों को लेकर वहां आए लोगों से चर्चा की और आगे की रणनीति तैयार की गई है। बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंडी द्वीप पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निवेश पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए